आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ एक बेसिक चैप्टर्स। हमारा है सेल्स। सेल्स बायोलॉजी का एक सबसे बेसिक चैप्टर माना जाता है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म इस सेल्स से ही बने हुए हैं। इसीलिए आज हम इस टॉपिक के सहारे अपने आप को भी जानने वाले हैं। आज हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे मन में कभी ऐसा आया होगा कि हमारी इतनी बड़ी बॉडी का फॉर्मेशन कैसे हो गया। आखिर वो कौन सी ऐसी छोटी बेसिक यूनिट थी जिससे मिलकर इतनी बड़ी बॉडी की फॉर्मेशन हो गई। जैसे कि हमारे घर में कोई बिल्डिंग बनता है, कोई भवन इमारत का निर्माण होता है, तो एक बेसिक सी छोटी यूनिट तो होगी ना, जिससे मिलकर इतने बड़े बिल्डिंग की फॉर्मेशन होती है। उस बेसिक यूनिट को ईंट ले लिए, तो ईंट मिलकर तब जाकर एक बड़े भवन का निर्माण होता है। उसी प्रकार से हमारी इतनी बड़ी बॉडी जो बनी है, उस बॉडी के भी एक कोई बेसिक सी छोटी सी यूनिट होगी जिससे मिलकर इतनी बड़ी बॉडी की फॉर्मेशन हुई होगी। तो वही हमारा सेल्स है। इसलिए यह चैप्टर इतना ज्यादा बेसिक है, क्योंकि सेल से ही मिलकर हर चीज बना हुआ है। तो आज हम सेल्स की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो अब हम आगे इंट्रोड्यूस करते हैं सेल्स। सेल्स एक्चुअली ये जो नाम है सेल्स, वो है क्या? सबसे पहले तो सेल्स के नेम को जानना होगा। सेल्स आया कहाँ से? सेल्स नाम का वर्ड कहाँ से आया? किसने डिस्कवर किया कि सेल्स नाम की कोई चीज होती है? जैसे कि आप कभी सुने होंगे, अगर कोई डॉक्टर या फिर कभी आप जानते होंगे ऐसा, जैसे हम हार्ट की जो स्टडी करते हैं या फिर हार्ट वाले जो डॉक्टर होते हैं, उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट और उसका स्टडी को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। या फिर टिश्यू की स्टडी करते हैं उसे हिस्टोलॉजी, नर्वस सिस्टम का स्टडी करते हैं तो न्यूरोलॉजी। उसी तरीके से जस्ट लाइक सेल्स के भी स्टडी को कुछ बोलते होंगे, तो सेल्स के स्टडी को सेल्स बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्स बायोलॉजी या साइटोलॉजी। तो इसे नोट कर देते हैं। सेल बायोलॉजी और क्या है? साइटोलॉजी। ये हमारा सेल्स के स्टडी को बोलते हैं। इसका मतलब हमें सेल्स के स्टडी करने के लिए हमें साइटोलॉजी, सेल्स बायोलॉजी में जाना होगा, और उसके अंदर हम सेल्स का स्टडी करते हैं। जैसे कि बायोलॉजी है, तो बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। और लॉजी का मतलब द स्टडी, मीन्स लाइफ के जो स्टडी कर रहे उसे बायोलॉजी बोल दिए। उसी तरीके से सेल्स का स्टडी कर रहे हैं तो उसे साइटोलॉजी, साइटो का मतलब सेल्स हो गया, लॉजी मतलब द स्टडी, और सेल्स का बायोलॉजी के अंदर स्टडी कर रहे हैं, इसलिए सेल्स बायोलॉजी या साइटोलॉजी। समझ गए? अब हमें सेल्स को अगर जानना है तो सबसे पहले सेल्स बायोलॉजी या साइटोलॉजी को जानना होगा। ये क्या है? तो ये एक बायोलॉजी का ब्रांच है जिसके अंदर हम सेल्स के स्ट्रक्चर, सेल्स के फंक्शंस और सेल्स के बिहेवियर के बारे में प्रॉपर स्टडी करेंगे। सेल्स बायोलॉजी क्या है? सेल्स बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या साइटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that studies a structure, functions and behavior of cells। समझ गए? तो
बिहेवियर ऑफ सेल। साइटोलॉजी या सेल्स बायोलॉजी के अंदर सेल्स के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस और वो कैसा बिहेवियर परफॉर्म करते हैं, ये सारा कुछ जानने वाले। सेल्स का होता कैसा है, सेल्स दिखता कैसा है, सेल्स का काम क्या करता है और वो कैसे काम करता है, उसका सारे बिहेव का प्रॉपर इंफॉर्मेशन आज लेने वाले हैं। स्ट्रक्चर जानने वाले हैं, उसके काम जानने वाले और वो कैसा बिहेवियर परफॉर्म करता है, ये सारा चीज जो हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे वो उसके लिए हमें साइटोलॉजी यानी सेल्स बायोलॉजी को जानना होगा। अब तो हमने उसके अंदर चला, अब हम सेल्स के बारे में जानेंगे। सेल्स के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये सेल्स नाम के वर्ड्स कहाँ से आए। आखिर किसके दिमाग में ऐसा आया होगा कि जो सेल्स, अभी तो हम नॉर्मल जान रहे सेल्स है, बट ये सेल्स आया कहाँ से होगा। ये वर्ड्स थोड़ा फर्स्ट वर्ड सोचने में थोड़ा एक होता है ये, लेकिन अभी तो हमारे लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम सेल्स जानते हैं, लेकिन उस समय तो कंफ्यूजन होगा। सेल्स, तो सेल्स के लिए हम प्रॉपर तरीके से सेल्स के हिस्ट्री को जानेंगे कि कैसे सेल्स आया, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो हम चलते हैं 70वीं सेंचुरी में। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी की अभी है, बट उस समय तक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो चुकी थी। 70वीं सेंचुरी की बात है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी। उसी समय 1665 में 1665 ईस्वी में एक साइंटिस्ट हुए, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हुए, रॉबर्ट हुक। उन्होंने इस सेल्स को फर्स्ट बार एनालाइज किया। फर्स्ट बार सेल नाम का कोई टर्म दिया है और जिसने देखा है वही थे ये ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। तो हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ सेल्स। हिस्ट्री ऑफ सेल्स बात है 1665 की। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक थे। बात कब की हो रही है, 70वीं सेंचुरी की बात हो रही है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी, इतना ज्यादा मैग्नीफाइड नहीं थी बट हो चुकी थी। ठीक है, अब क्या होता है, रॉबर्ट हुक आखिर सेल्स कैसे जाने, और ये थे क्या, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इसको भी नोट कर देते हैं। वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया, एक प्लांट को लिया, प्लांट का एक जो बाहर वाला जिसे छिलका टाइप का, जो रुखड़ा टाइप का होता है, थोड़ा रबनेस टाइप का होता है, उसके अंदर एक होता है कॉर्क सेल्स। उस सेल्स को लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिए। जब उस सेल्स को देखें, उन्हें क्या दिखाई दिया, उस सेल्स को एनालाइज किया तो उनको उस सेल्स के अंदर कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखा। जैसा कि हनी बी में कंपार्टमेंट लाइक का स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक उन्हें उसमें भी दिखा। उस सेल्स को कॉर्क सेल्स बोलते हैं। और ये सेल्स क्या होता है, डेड होता है। बाहर का सेल्स का जो पेड़ है, पेड़ का बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है वो डेड होता है। आपने कभी कट भी नॉर्मल किया होगा, उसी को उन्होंने एनालाइज किया था। उसमें देखा कि क्या है, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर है, जो कि जैसा कि हनी का जो कॉम्ब होता है ना, हनी के छत्ते, जिनका स्ट्रक्चर यह हेक्सागोन टाइप का कंपार्टमेंट जैसा होता है, जस्ट लाइक उन्होंने सेल्स को भी ऑब्जर्व किया। इन्होंने क्या किया, कॉर्क सेल्स को एनालाइज किया, और ये क्या था, डेड। इसमें देखा इन्होंने क्या, ऑब्जर्व कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, कंपार्टमेंट या चेंबर बोल सकते हैं, जस्ट लाइक हनी कॉम्ब। हनी बी का जो छत्ता होता है, उनमें जैसा कंपार्टमेंट होता है वैसा ही स्ट्रक्चर इन्होंने कॉर्क सेल्स में देखा। तो तब जाकर इन्होंने सेल्स का नाम पता चल गया। लेकिन हमारे पास जैसा सेल है, जैसे हम अलाइव है, जीवित है, उस टाइप का सेल्स तो नहीं पता हुआ, क्योंकि ये सेल्स क्या था, डेड था। तो हमें फर्स्ट बार डेड सेल्स के बारे में पता हो गया। समय और बदलता गया। बात है 1674 की। एक और साइंटिस्ट हुए, एंटोन वॉन लेवेनहॉक। एंटोन वॉन लेवेनहॉक in 1674 एंटोन वॉन लेवेनहॉक इन्होंने सेल्स का ही डिस्कवरी किया, लेकिन इन्होंने जीवित सेल्स को डिस्कवर कर दिया। क्या किया, फर्स्ट टू एनालाइज अ लाइव सेल। इन्होंने जीवित सेल्स को डिस्कवर कर दिया फर्स्ट बार। लेकिन ये क्या थे, डेड सेल्स को डिस्कवर किए, और इसके साथ साथ इन्हें सेल्स के अंदर के जो कंपोनेंट से कुछ नहीं पता चला। तो ये भी नोट कर देते हैं। He could not see any details component of सेल्स। सेल्स के किसी भी डिटेल्स कंपोनेंट के बारे में इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। बात है 1674 को, लेवेनहॉक आए और अलाइव सेल्स का डिस्कवरी कर दिए। इसके साथ साथ ये तो किए ही, इसके साथ साथ इन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म सेल्स, जो ह्यूमंस का स्पर्म सेल्स होता है, आरबीसी, इन सबको भी डिस्क्राइब किया। इनके पास भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही था, लेकिन वो इससे थोड़ा ज्यादा मैग्नीफाइड था। तो इन्होंने इसके साथ साथ आरबीसी
दिखा क्या? See opaque region in orchid plant, और उस opaque region क्या था? वो था हमारा न्यूक्लियस। तो इस तरीके से उन्होंने न्यूक्लियस का भी डिस्कवरी कर दिया। हम अब न्यूक्लियस तक पहुंच गए और समय इसी तरीके से बदलता रहा, और बात है 1898 की। यहाँ तक एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। कमैलो नहीं, कैमिलो गोल्जी। इन्होंने, नाम से ही पता चलता है, गोल्जी अपैरेटस, या इसे कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। इन्होंने गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का डिस्कवरी कर दिया 1898 में। इस तरीके से समय बदलता रहा और 19 की बात है, हम पहुंच गए अब 19 में। तो फर्स्ट पार्ट 1950 में हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई। अब तो हमें कोई दिक्कत होगा ही नहीं, क्योंकि अब हम एक अच्छे माइक्रोस्कोप को भी डिस्कवर कर लिए। तो इस तरीके से 1958 तक हमें 1958 तक एक और साइंटिस्ट आए, जियोर्जी पैलेड। इन्होंने राइबोसोम को डिस्कवर कर दिया। इस तरीके से हम सेल्स के अंदर के कंपोनेंट को भी डिस्कवर करते गए। एक और है, जैसे कि है एक और साइंटिस्ट जिनका नाम है अल्बर्ट वॉन। अल्बर्ट वॉन, इन्होंने क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर कर दिया। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी हो गई। तो इस तरीके से सेल्स के अंदर के सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम जाने कि कैसे कैसे सेल्स के हिस्ट्री हुआ, कैसे कैसे सेल्स के बारे में हम जाने, ये पूरी तरीके से है। तब तक आप इसे नोट कीजिए, इसका हिस्ट्री। एक यहाँ पर देख लीजिए, ये 1953 है, मिसप्रिंट हो गया, इरेज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेल्स के हिस्ट्री के बारे में जाना। ये जाना कि सेल्स नाम के वर्ड्स अराइज कहाँ से हुए, कहाँ से आए, किसने डिस्कवर किया। अब हम जानेंगे हमारा टॉपिक जो था सेल्स के बारे में। सेल्स आपने अपने सराउंडिंग में कभी देखा होगा, तो आपके मन में शायद ऐसे क्वेश्चंस अराइज हुई होगी कि कौन से ऑर्गेनिज्म लिविंग है, कौन से ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है, यानी किनके पास लाइफ है और किनके पास लाइफ लेस है, यानी कि कौन सी ऑर्गेनिज्म इनएमिनेट है और कौन सा ऑर्गेनिज्म एमिनेट है। एमिनेट का मतलब जिसके पास लाइफ है, और इनएमिनेट का मतलब जो कि लाइफलेस है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानते हैं कि हाउ टू डिसाइड living and non-living
ऑर्गेनिज्म। लिविंग एंड नॉन लिविंग को कैसे हम कैटेगराइज करेंगे, कैसे जानेंगे कौन से ऑर्गेनिज्म लिविंग है और कौन से नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग मतलब लाइफलेस या इनएनिमेट, और ये क्या हो गया, एनिमेट। अब इसका आंसर हमारा है सेल्स। सिंपल एकदम, कुछ सोचना ही नहीं है। जिसके पास सेल्स है उसे हम लिविंग बोलेंगे और जिसके पास सेल्स नहीं है वो हो जाएगा नॉन लिविंग यानी लाइफलेस। तो आंसर क्या आया हमारा, द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ the cell in all living organism। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म लिविंग है उसकी बेसिक यूनिट है, उसकी लाइफ की बेसिक यूनिट है कि उसके पास सेल्स होना चाहिए। जिसके पास सेल्स है वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है और जिसके पास सेल्स नहीं है वो ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है। ये हमारा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का फंडा क्लियर हुआ। अब हम जानने वाले अपने चैप्टर का जो मंजिल था, सेल्स। सेल्स क्या है, व्हाट इज सेल्स, व्हाट इज सेल्स, व्हाट इज सेल्स। ये हमारा चैप्टर का मेन मुद्दा है जिस पे हम बात करेंगे, सेल्स क्या है। अब सेल्स को जानने के लिए हम सेल्स को समझेंगे अपनी लाइफ से रिलेट करके, अपनी निजी जिंदगी से रिलेट करके सेल्स को भी समझेंगे, क्योंकि निजी जिंदगी को हम जानते हैं ना नॉर्मल, इसलिए हम सेल्स को भी जानेंगे ताकि हम और ज्यादा सिंपली वे में जान सके। मान लीजिए ये है आपका घर, आपका या हमारा, किसी का भी ये घर है, एक छोटा सा किसी का भी ये घर है, हो गया। घर के बाहर बाउंड्री दिया हुआ है, घर के बाहर बाउंड्री होती है, घर के बाहर एक बाउंड्री दिया हुआ है और ये हमारा घर का कुछ गेट है। हमारे घर में मान लीजिए एक नहीं दो दो गेट लगे हुए हैं, कुछ विंडो है, बहुत सारा विंडो है, कुछ गेट है आने जाने के लिए। तो ये हमारा घर है, ये हमारे बाउंड्री का काम क्या है कि हमारे घर को प्रोटेक्ट करेगा। कहां से, बाहर से, बाहर से कोई चोर डाकू ना हमारे घर में घुस जाए, उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, बाहर का बाउंड्री या फिर कोई भी एक्टिविटीज जिससे हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। और इस घर के अंदर कौन है, बच्चा, बच्चे लोग इस घर के अंदर प्रेजेंट है। इस घर के अंदर बहुत सारे बच्चे लोग प्रेजेंट है, बच्चे, पेरेंट्स, जो भी हमारी पूरी फैमिली इस घर के अंदर प्रेजेंट है। अब ये सारे फैमिली जो है घर के अंदर खुद को प्रोटेक्टिव महसूस कर रहे, क्यों, क्योंकि वो घर है, जो घर उनको भी प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये हमारे कुछ गेट से लगे हुए हैं। अब हम घर के अंदर भी सारा अपना एक्टिविटीज कर रहे हैं, खा रहे, पी रहे, सो रहे, पढ़ रहे, खेल रहे, जो काम हम घर के अंदर काम कर रहे हैं और उसको उस काम, वो काम में कुछ इंटरफेयर नहीं हो रहा है क्योंकि हम प्रोटेक्ट है घर के कारण। और घर के अंदर हम प्रेजेंट है, कुछ गेट लगा हुआ, गेट का काम क्या है, जैसे हमें स्कूल जाना है, कुछ बाहर से सामान लाना है, विंडो का भी कोई मदद ले लेते हैं, हवा है, जब हवा बह रही है तो विंडो खोल दिए, तो इस तरीके से विंडो का भी हमने हेल्प ले लिया। तो ये सारा हमारा काम हो गया घर का। अब इस घर से हमारा सेल्स का क्या रिलेशन है, देखते हैं क्या रिलेशन है। इसी घर के जैसा हमारा एक सेल्स, सेल्स का भी एक अपना घर हो गया, ये है सेल्स। और जिस तरीके से इस घर की बाहरी बाउंड्री है उसी तरीके से ये है सेल्स की बाहरी बाउंड्री। रॉबर्ट हुक ने क्या कहा था कि सेल्स एक कंपार्टमेंट है, एक चेंबर है
जो काम क्या कर रहा है, जैसे कि बाउंड्री का काम क्या कर रहा था, बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर रही थी। इसका भी काम क्या है, प्रोटेक्ट फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। आउटर इन्वायरमेंट से हमको ये बाउंड्री प्रोटेक्ट कर रही है। ये हो गया। अब घर के अंदर, बाउंड्री के अंदर क्या, हमारा घर, इसमें क्या है, घर के अंदर बच्चे हैं और वो बच्चे अपना काम जो घर के अंदर कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमारा घर। तो हमारे सेल्स के अंदर भी तो कुछ काम होता होगा। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो जो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है वो टूट टूट कर हमें एनर्जी देता है। तो सारा काम कहाँ हो रहा होगा, हमारे सेल्स के अंदर। तो उसको भी तो कोई प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीज चाहिए। वो चीज जिस तरीके से ये घर था, यहाँ पे प्रेजेंट है एक मेम्ब्रेन जो कि लिपिड का बना होता है, जो इस सेल्स के अंदर जो रिएक्शंस हो रहा है, जैसे कि रेस्पिरेशंस हो रहा है, सेल्स रेस्पायर कर रहा है, फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है ताकि हमें एनर्जी मिले। तो इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज हो रहा है। जैसे कि उस सारी एक्टिविटीज को हम कुछ बोल दिए केमिकल रिएक्शंस, कि कोई भी रासायनिक काम हमारे सेल्स के अंदर हो रहा है। तो क्या है, ये हमारा लिपिड का लेयर। उसी तरीके से उस जो सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहा है उसको प्रोटेक्शंस की नीड होगी। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमारा मेम्ब्रेन है। इनसाइड सेल्स some chemical reaction occur. सेल्स के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहा है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए है लिपिड का बना हुआ मेम्ब्रेन, जिसे सेल्स मेम्ब्रेन कहते हैं। इस केमिकल रिएक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हमारा लिपिड का बना हुआ, लिपिड का लेयर है जो है हमारा सेल्स मेम्ब्रेन। जो केमिकल रिएक्शंस को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। जिसका काम क्या है, आइसोलेट फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट, बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शंस का। आइसोलेट फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। जिस तरीके से हम घर के अंदर काम कर रहे थे, हम अपना रिएक्शन कर रहे थे, तो हमको प्रोटेक्ट करने के लिए ये घर बना। तो इस घर के अंदर यानी सेल्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लिपिड का लेयर जो सेल्स मेम्ब्रेन है वो बाहर के इन्वायरमेंट से हमको क्या कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है ना, हमारे घर के लाइक, जस्ट एकदम घर के लाइक। अब चलिए हमारे मान लीजिए कुछ केमिकल्स रिएक्शंस घर के अंदर हो रहा है। अब हमारे घर में कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, जिन डॉक्यूमेंट का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर रखना। हमारे घर के कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि हम संदूक में बंद करके रखते हैं, काफी उसे एकदम सा रखते हैं ना। जैसे कि हमारे बुक्स हो गया, हमें पढ़ना लिखना, तो वो हमारे लिए हमारा डॉक्यूमेंट है जिसको हम स्टोर रखना है ताकि हमें एग्जाम देना है। तो उसी तरीके से हमारे सेल्स में, जैसे कि हमारे घर के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट है ना, हमारे सेल्स में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारे सेल्स के इंफॉर्मेशंस को स्टोर रखेगा। वो है हमारा जेनेटिक मटेरियल। ये हमारा है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो होता है डबल स्ट्रैंड डीएनए। डीएनए का नाम तो सुना ही होगा आपने कि डीएनए जो होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है। तो वही है जो हमारे सेल्स का डॉक्यूमेंट्स का काम कर रहा है, जिसका काम क्या है, जेनेटिक मटेरियल। जिसका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन।
जो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, जैसे हमारे घर के डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं। क्लियर? अब क्या हमारे घर में गेट और विंडोज है, उसी तरीके से हमारे सेल्स में भी कुछ गेट और विंडोज होंगे, लेकिन उसको हम विंडो या गेट नहीं कहेंगे। हमारे सेल्स का कुछ अलग नाम होता है, इसे बोलते हैं चैनल या पंप, जो कि होता है प्रोटीन का बना हुआ। अब ये काम क्या कर, हमारा विंडो से क्या काम क्या है, हमारा गेट से काम क्या है, एक्सचेंज का, घर से जाना बाहर आना, कुछ सामान लाना कुछ रखना, तो लेन देन की काम हमारी क्या हो रही है, गेट से हो रही है। तो उसी तरीके से हमारे इस पंप और चैनल्स का काम भी लेन देन का होगा। काम क्या है इसका, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यहाँ पे लिखते हैं एक्सचेंज ऑफ हमारे सेल्स क्या मटेरियल का एक्सचेंज करेगा। अरे भाई हमारे सेल्स को भी तो हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो कहाँ से आएगी, तो यही गेट है जो उन्हें देगा। और कुछ सेल्स के अंदर जब खाना बनाने, जैसे हमारा वेस्ट मटेरियल बनता है, तो हमारे वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं, तो कुछ ऑर्गन्स होते हैं, तो ये सेल्स के पास है, ये इसके थ्रू अपने वेस्ट मटेरियल को एक्सचेंज करेगा। कुछ न्यूट्रिशंस को एक्सचेंज क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल, या फिर हो गए न्यूट्रिशन। तो इस तरीके से सेल्स भी हमारा एक्सचेंज करता है अपना गेट के थ्रू। इसके गेट को नाम क्या है, चैनल्स या पंप, जो कि एक्सचेंज का काम कर रहा है। समझ गए? तो ये रहा हमारा पूरा घर का इंफॉर्मेशन, घर के बारे में डिटेल्स, जिसके थ्रू हम अपने सेल्स को समझें। तो इतना नोट करिए, फिर इसके बाद हम सेल्स के बारे में जानेंगे। सेल्स का ओवरव्यू हमने जान लिया, नोट करें। हो गया होगा आई थिंक। तो क्या था सेल्स, हमारा सेल्स जिस तरीके से हमारे घर के बाहर एक बाउंड्री है, उसी तरीके से हमारा सेल्स है। उसके अंदर घर है, घर का काम क्या है, जो अंदर हम रह रहे हैं, हमारी जो एक्टिविटीज हो रही है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा घर है, उसके कारण बना हुआ हमारा सेल्स मेमोरी, जो हमारे सेल्स के अंदर एक्टिविटीज हो रही है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारे घर में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर रखते हैं, उसी तरीके से हमारे सेल्स के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर रखने के लिए हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है। हमारे घर में भी कुछ गेट्स या विंडोज होते हैं जो जिससे हम चीजों का एक्सचेंज करते हैं, उसी तरीके से हमारे भी सेल्स में भी कुछ है एक्सचेंज करने के लिए चैनल या पंप्स। ये हमारे सेल्स से हम अब इरेज करते हैं। अब जानेंगे सेल्स, सेल्स का स्ट्रक्चर, सेल्स में होता क्या है, सेल्स कैसे बना है, क्या है, हमने जान लिया। तो इस तरीके से अगर सेल्स का डिफाइन करें, हम सेल्स का डिफिनेशन लिखे, तो सेल्स हमारा है, सेल्स क्या है, सेल्स हमारा द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स क्या है, डिफिनेशंस को नोट करें, द बेसिक स्ट्रक्चरल and
फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या, फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है, ये हमें जानना है। स्ट्रक्चर मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक अपना स्ट्रक्चर होगा और वो अपने फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को फर्दर डिवाइड करते हैं। यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर इसका नाम से पता चलता है, यूनि मतलब एक, मल्टी माने मल्टीपल टाइप, यानी कि यूनिसेलुलर जो होगा उसके पास एक सेल होगा और मल्टीपल टाइप्स के जो हो गए उसे हम मल्टीसेलुलर कहेंगे। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, कंपोज ऑफ ओनली सिंगल सेल्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, कंपोज ऑफ मोर देन वन सेल। जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कुछ ईस्ट हो गए, एमीबा। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख ले, जैसे कि कोई भी रैंडम सा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, यूनिसेलुलर तो होता ही है। एक सेल से मिलकर इसकी पूरी बॉडी बनी हुई होती है और एक सेल समझिए इसकी पूरी लाइफ का फंक्शंस परफॉर्म करेगा। जैसे कि ईस्ट, अमीबा, तो ये सारे कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल्स होता है। और ये एक सेल्स, मजे की तो बात ये है कि ये एक सेल्स ही इसके पूरी बॉडी का इंफॉर्मेशन कर रहा है और जितनी भी अपनी लाइफ में एक्टिविटीज करेगा सारा चीज का कंट्रोल सिर्फ एक सेल्स के पास है। हमारे पास मल्टीपल टाइप के सेल्स है। सेल्स बहुत सारे सेल्स मिले जिससे फिर टिश्यू बना, टिश्यू से फिर ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, यानी कि एक चीज एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है। बट इसके पास नहीं, ये क्या इंडिपेंडेंट है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, इंडिपेंडेंटली, इसकी एग्जिस्टेंस एकदम इंडिपेंडेंट है। इसको ले लेते हैं अपना ही ह्यूमन सेल, इसकी एग्जिस्टेंस क्या है, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मीन्स विदाउट डिपेंड ऑन एनीथिंग। ये किसी अदर पे डिपेंड ही नहीं है, इसको नीड ही नहीं है किसी पर डिपेंड होने का। मस्त है, इंडिपेंडेंटली और अपना सारा काम कर रहा है। एंड परफॉर्म essential function of life। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होते हुए अपनी लाइफ की सारी एसेंशियल फंक्शंस को अकेले परफॉर्म कर रहा है। इतना ज्यादा ये समझदार है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसी पर डिपेंडेंट नहीं, एकदम फ्री है और अपनी एक्टिविटी सारा एक सेल्स के होते हुए कंट्रोल हो रहा है। अब बात आती
does not ensure living organism. जो ऑर्गेनिज्म सेल्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेगा और वो सेल से छोटा होगा तो उसे कभी भी हम लिविंग बीइंग नहीं बोलेंगे, उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे। जैसे कि सेल्स के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या इसे हम लिविंग बोलेंगे? सेल्स, क्या ये जो सेल्स है, सेल्स का पार्ट्स जो हमारा कंपोनेंट है, क्या इसे लिविंग बीइंग बोलेंगे? नेवर। क्यों? क्योंकि ये सेल से भी छोटा है, सेल से कोई छोटा चीज होता ही नहीं है जिसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। अगर वो लिविंग है तो उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल्स का फॉर्म करना ही पड़ेगा, यानी कि does not ensure living organism। हम इंश्योर नहीं है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया लिविंग हो सकता है या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरीके से हम ये जाने कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है, नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करें। अब वो नॉन लिविंग है या लिविंग है ये तो हम जान गए। सेल्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर है। जिसके पास एक सेल होगा यूनिसेलुलर, जिसके पास मल्टीपल सेल होगा वो मल्टीसेलुलर। ये जान गए। सेल्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर जाने कि सेल्स क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर और अपना एक बेसिक फंक्शन होगा। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना बेसिक स्ट्रक्चर एक सेल से मेंटेन कर रहा है, एक सेल से ही अपना फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। ये ओवरव्यू पूरा रहा सेल्स का, ये पूरा डिटेल्स बात रही हमारी पूरी सेल्स का। क्लियर हुआ? इसके आगे का जो चैप्टर्स है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे। तब के लिए थैंक यू सो मच। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा और अपना फीडबैक हमें कमेंट कीजिएगा। फॉर दिस थैंक यू सो मच।